हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को बारीकी से देख लेना और समझ भी लेना। इसमें बच्चों आपकी समय भी 3 घंटे 15 मिनट रहेगी और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 100 का रहेगा। और बच्चों ये क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे पहला निर्देश है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, यानी कि जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपके 2 खंड होंगे और उसमें से आपके सभी खंडों को प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, 5 आपके गद्य से आते हैं और आप 5 के पद से आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इनके बारे में ही बात करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं हैं, यानी कि कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं है। तो पहला दिया है कल्पलता या फिर कुटज या फिर दिया है पृथ्वीपुत्र या फिर माताभूमि। तो बच्चों जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो किसके लेखक नहीं है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कुटज के लेखक नहीं है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है आत्मकथा विधा की या फिर जीवनी की या फिर संस्मरण विधा की या फिर रिपोर्टाज। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। और बच्चों किस विधा की रचना है, ये बच्चों आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा जी या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर जिनेन्द्र कुमार। तो बच्चों आपको बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जी जो हैं वो आपके चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी कि जो ब्राह्मण पत्र है उसके संपादक कौन हैं। तो बच्चों पहला दिया है भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो हैं बच्चों आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यानी कि जो शेखर एक जीवनी है वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की या फिर जीवनी विधा की या फिर संस्मरण विधा की या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शेखर एक जीवनी। तो बच्चों शेखर एक जीवनी जो है आपकी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि इसमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनक। तो बच्चों आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो बच्चों इसमें परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि छायावाद युग की विशेषता है, यानी कि छायावाद युग की विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। क्या है, सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो आपकी छायावाद युग की विशेषता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना है, यानी कि नई कविता युग की रचना क्या है। फर्स्ट दिया है यामा या फिर प्रलय सज्जन या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों आपको बताना है कि नई कविता युग की रचना क्या है। तो बच्चों नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख। क्या है, खुशबू के शिलालेख जो है आपकी नई कविता युग की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के
नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पहला दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों आपको बताना है किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी तक। हम आपको मतलब जो भी समय सीमा है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं लगभग में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली में। तो बच्चों इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनके किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फर्स्ट दिया है चिदम्बरा के लिए, या फिर उर्वशी के लिए, या फिर यामा, या फिर युगांत। तो बच्चों आपको बताना है कि पंत जी को उनकी किस कृत के मतलब किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चों अपना तीसरा नंबर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपका गद्यांश का पैराग्राफ है इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि आपके 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, यानी कि 10 अंक की इसमें आपकी व्याख्या आएगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो आपका पैराग्राफ है ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर के नाम और तीनों चैप्टर के लेखक के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उस पाठ को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, आपको ध्यान आ जाए कि ये किस पाठ से लिया गया है पैराग्राफ। तो बच्चों दूसरा दिया है कि रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि जहाँ तक की अंडरलाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अंडरलाइन है तो यहाँ तक अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर बताया गया है तदाम्त्या शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि जो तदाम्त्या शब्द है इसमें आपको बताने कि इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि जन सततवाही का जीवन कैसा है, यानी कि लोगों का सततवाही जीवन कैसा है। तो बच्चों इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी कि राष्ट्र के निवासी लोग हैं वो किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, पैराग्राफ में ही इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, जैसे अथवा में आपका ऑप्शन दिया है तो आप ये कर सकते हैं, आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है। सेम पैटर्न रहेगा, इसमें दिया है कि अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो उतना ही रहस्यमय हो, जितना ही अलंकृमय हो, परंतु है उस मतलब वह उस विशाल सामान्य सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। तो बच्चों ये आपका पैराग्राफ रहेगा, इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है। सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने ऊपर बताया था। सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, 2 नंबर इससे मिलेंगे। फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, जहाँ तक की अंडरलाइन दिखे वहाँ तक की अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, 2 नंबर इससे मिलेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा विशाल सामान्य सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी, तो बच्चों इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऊपर अभी पढ़ा था कि विशाल जो सामान्य सभ्यता है वो कैसे समृद्ध हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया है कि परिकृष्ट और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि इसका अर्थ पहचान कर आपको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा यक्षों की इज्जत किसने घटा दी, यानी कि यक्षों की इज्जत किसने घटा दी, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर काली दुर्गा ने यक्षों की मतलब इज्जत घटा दी, आप अगर सही से पढ़ेंगे तो आपको इसी में से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका चौथे नंबर पर दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो भी आपका पद्यांश पर आधारित पैराग्राफ रहेगा उसके आपको उत्तर देना है, जो कि आपके 10 नंबर यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो आपका पैराग्राफ रहेगा, यानी कि जो आपकी व्याख्या है वो किस पाठ से ली गई, इसके लेखकों ने गद्य से ली गई या फिर पद से ली गई, अच्छी तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, ऊपर पंक्तियों की व्याख्या करनी है। फिर आपको 3 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ रहेगा उसी से आपको देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न रहता है, अथवा में भी दिया हो तो बच्चों एक चांस मिल जाता है। ठीक है, आपको अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा में भी दूसरा दिया हो तो ये कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी आपको वही सेम पैटर्न रहता है। ठीक है,
इसमें भी 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त मतलब पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो आपका पैराग्राफ है ये इसका जो आपको संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, फिर आपको रेखा चित्र की व्याख्या करनी है, फिर कौन सी कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रही है, इस पैराग्राफ में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको मिल जाएगा। इसमें देखो दिया है कि युग युग तक मतलब युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। इसमें आपको दिया है कौन सी कहानी थी वो युगों युगों तक चलती रही, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसका अर्थ निकाल कर आपको लिख देना है, ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फिर बच्चों आपका 5 नंबर पर दिया है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, एक कवि का लिखना है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसमें आपकी शब्द सीमा रहेगी अधिकतम 80, ज़्यादा नहीं करने हैं बच्चों, 60-50 कर देने हैं आपको, ज़्यादा वहाँ पर एग्जामिनर गिनेगा थोड़ी ना। और अच्छे तरीके से आपको हैंडिंग मतलब जो भी आप अगर लिखेंगे, जो आप लेखक का नाम और जो भी आपका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ये बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है और अच्छी तरीके से लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। और जहाँ तक कि आपको बने तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, और बाकी जो आपका रहेगा वो आपको नीले पेन से लिखना है, और मेन जो टॉपिक है वो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। पहला दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी का, या फिर बासवेश्वर अग्रवाल जी, यानी कि 3 लेखक हैं, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है, जैसे फर्स्ट दिया मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर उदय सिंह उपाध्याय जी का। तो बच्चों किसी भी एक कवि का लिखना है और किसी एक लेखक का लिखना है। 5-5 यानी कि 10 नंबर के आपको जीवन परिचय देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर दिया है कि बहादुर अथवा पंचलाट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में भी बच्चों दिया होता है, इसे आप गोली मार दीजिएगा अथवा वाले को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहादुर या पंचलाट 2 कहानी याद कर लेनी है, 5 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये 100% श्योर है, हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 7 नंबर पर, स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपने पढ़ा है और जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, जो आपके टीचर ने बताया कि जो आपके ज़िले में आता है, वो आपको पढ़कर वही खंड को पढ़कर आपको उत्तर दे देना, ठीक है, जो आपने पढ़ा है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर, ठीक है बच्चों। इसमें आपने जो पढ़ा है उसी को पढ़कर उत्तर देना है। नेक्स्ट बच्चों खंड खा रहेगा, इसमें सबसे पहले 8 नंबर पर देखने को मिलेगा संस्कृत की व्याख्या करनी है हिंदी अनुवाद में संदर्भ सहित। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक को, अथवा में भी दिया होता है, यहाँ भी आपको चांस मिलता है। तो बच्चों संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है संस्कृत की व्याख्या, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका खा नंबर पर रहेगा, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि जो आपका श्लोक रहेगा, यानी कि इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अथवा में दिया है किसी एक को आप लिख सकते हैं, 7 नंबर इसके भी, 7 नंबर उसके भी, 14 नंबर ये, और 10-10 नंबर 20 नंबर के ऊपर 34 नंबर की आपको व्याख्या देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका 9 नंबर पर रहेगा कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जो बच्चों आपके मुहावरे रहेंगे, 4 मुहावरे होंगे, किसी एक मुहावरे का लिखकर वाक्य मतलब जो भी आप है लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर बच्चों यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा 10 नंबर पर, जो आपने कभी ना देखा होगा, ना आपने कभी पढ़ा होगा, ना आपके स्कूल में है, ये आपका पैराग्राफ ऐसा मिलेगा, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, जो आपने कभी नहीं देखा होगा, उसी को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 5 नंबर का ये आता है बच्चों, और 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसी को पढ़ना है, इसी में से आपको उत्तर ढूंढकर लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर पर रहता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि सुत और सुत जो शब्द युग्म होते हैं इनका सही अर्थ चयन करके लिखना है। सुत माने जो होता है बच्चों सारथी होता है, और सुत माने जो सुत होता है वो सारथी होता है, सुत जो होता है वो पुत्र होता है, सुत और सूत। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों 1 नंबर का आता है, यानी कि 2 नंबर के आपके शब्द युग्म आते हैं। दूसरा आपका शब्द युग्म में इसमें बताया गया है अम्बुधि और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुधि माने समुद्र होता है, अम्बुज जो होता है अम्बुज पंकज सरोज जलज जो होता है आपका कमल का होता है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बच्चों आपका खा नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, यानी कि एक शब्द है, आपके 4 शब्द दिए हैं, किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने, यानी कि पर्यायवाची लिख देने हैं। एक अर्थ 2 अर्थ आपको लिख देने हैं। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इजीली नांग का लिख दें, या फिर भारती का लिख दें, या फिर गौ का लिख दें, या फिर शून्य का लिख दें, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों आपका गा नंबर पर रहेगा। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। यानी कि जो आपका वाक्य दिया है इसमें बताया गया कि जो आंखों के सामने ना हो तो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों आंखों के सामने ना हो उसे नेत्र सम्मुख कहेंगे, या फिर अप्रत्यक्ष कहेंगे, या फिर प्रत्येक आंख कहेंगे, या फिर प्रत्यक्ष कहेंगे। तो बच्चों जो आंखों के सामने ना हो उसे हम अप्रत्यक्ष कहेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा जो आंखों के सामने ना होगा। इस जे भी बच्चों 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दूसरा नंबर दिया है जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहेंगे, जानकार कहेंगे, या फिर जिज्ञासु कहेंगे, या फिर जिज्ञासु कहेंगे, या फिर जिज्ञासा कहेंगे। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जो कि आपके 4 वाक्य रहेंगे, 4 में से किसी 2 को आपको लिख देना, ठीक है। और 2 नंबर यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक होती है, अच्छी तरीके से आपको देखकर लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका 12 नंबर पर बताया गया है। इसमें बताया गया कि हास्य अथवा श्रृंगारस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी है। यानी कि हास्य रस या फिर श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है और उसके साथ उदाहरण अथवा परिभाषा इसकी लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों खास नंबर बताया गया है कि रूपक या फिर भ्रांतिमान अलंकार लक्षण व उदाहरण सहित लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण लिखना है। तो बच्चों 6 नंबर का रस छंद अलंकार आपको देखने को मिलते हैं 100%, ये तो हर आपका रहेगा। 13 नंबर पर इसमें बताया गया है कि बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कि बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करनी, यानी कि हमें ब्याज लेना है, वहां पर हम प्रबंधक को आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखेंगे। 6 नंबर का बच्चों आपका प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र आता है, अथवा में भी दिया होता है मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। तो बच्चों आपको सबसे ट्रेंड यानी ये दूसरा वाला याद कर लेना है, मोहल्ले में फैली गंदगी या फिर गांव में फैली गंदगी, ये आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। का 14 नंबर पर रहेगा। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यानी कि जो आपके 4 विषय हैं, किसी एक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला दिया है पर्यावरण प्रदूषण, या फिर आतंकवाद समस्या समाधान, या फिर मेरे प्रिय कवि, या फिर विज्ञान की देन। यानी कि विज्ञान की देन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। ये बच्चों आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। 9 नंबर का बच्चों निबंध आता है। तो बच्चों पेपर ऐसा ही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।